ओके, चलो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का क्लास 4 आज अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि इसके पहले जो भी हम करा दिए हैं क्लास 3 तक वो सब तुम लोग को समझ में आ गया है। पॉइंट नंबर 1 इशू ऑफ मटेरियल्स, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ये तीनों चीज हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास को मिला के कर लिए थे। 1, 2, 3 फर्स्ट और सेकंड क्लास मिला के कर लिए थे। थर्ड क्लास में अपने 2 बिन सिस्टम स्टार्ट किए थे, स्टोर्स लेजर किए थे, सिमिलैरिटीज किए थे बिटवीन बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर, और डिफरेंस किए थे बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। पॉइंट नंबर 6 खत्म हो गया था। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि अपने क्लास 4 में यहाँ मैंने लिख भी दिया था 7 नंबर पॉइंट करेंगे और फिर वहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाके हम 8 और 9 में आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 8 को रिकॉन्सिलिएशन है उसको बाद में रखे हैं। कोई बड़ा टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू में अपने लीफो के बारे में, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, फीफो का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, ये सब पढ़ने वाले हैं कहाँ पे? अपने प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू में, यानी पॉइंट नंबर 9 में। तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करते हुए वापस से उसके थ्योरी में जाएंगे तो तुम लोग को जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिमाग में रहेगा तो उसी के बेसिस पे अगर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो तुम लोग को समझ आएगा, तुम लोग वहां से लिंक कर पाएगा कि हाँ भैया ये वाला सम में इस तरह से ऐसे ऐसे करते थे, अच्छा उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पहले कर रहे हैं और मेटेरियल इशू का जो भी है, जो भी थ्योरी पार्ट है वो बाद में कर रहे हैं। अगर हम पहले थ्योरी पार्ट करा दे तो तुम लोग को वो चीज़ समझ ही में नहीं आएगा कि वो लिखा क्या है, क्योंकि वो तो लिखा रहेगा, हम लोग थ्योरी की तरफ पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में उतरेंगे तब तक तुम लोग थ्योरी भूल जाएगा, तब तुम लोग को याद नहीं रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है कि ऐसा, ये तो एकदम नया चीज़ दिख रहा है हमको। इसीलिए तुमको पहले हम प्रैक्टिकल कराते हैं फिर थ्योरी कराएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो आई होप क्लास 3 तक पूरा तुम लोग रिवाइज कर रहा है घर पे। ठीक है, उसको पढ़ते रहना, नहीं तो सारा चीज़ दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो आज पॉइंट नंबर हम लोग 7 स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्लास नंबर 4, और आ गए हैं अपने पॉइंट नंबर 7 पे। क्या था अहम सवाल? Why bin card is maintained when store's ledger is there? When store's ledger is there. ठीक है भैया, बिन कार्ड को क्यों मेंटेन कर रहे हैं जबकि मेरे पास स्टोर लेजर है? बिन कार्ड में तो आप हमको ये पता चलता है कि कितना सामान आया, कितना गया, कितना बैलेंस बचा। ठीक है, लेकिन क्या पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पता चलता है, कितना आया, कितना गया और कितना बचा। लेकिन भैया स्टोर्स लेजर में तो हमको क्वांटिटी के साथ साथ उसका वैल्यू भी पता चल जाता है कि हाँ इतना रुपए का सामान आया था, इतना का गया और इतना का बाकी बचा भी है। तो देखा जाए तो कायदे से स्टोर लेजर रहना चाहिए। तो फिर वापस से हम लोग मतलब एक तरह का समझ ले पेपर वर्क या फिर एक तरह से एक्स्ट्रा मेहनत हम लोग बिन कार्ड पे क्यों कर रहे हैं? आप हमको ये बताइए। ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत बिन कार्ड पे क्यों कर रहे हैं जब हमको स्टोर लेजर से सारा पता चल जा रहा है? तो सिर्फ स्टोर लेजर बनवा दीजिए ना, बिन कार्ड क्यों बनवा रहे हैं अलग से? बिन कार्ड भी मेंटेन करो, स्टोर लेजर भी मेंटेन करो, दो अलग अलग, एक ही चीज का आइटम के लिए दो अलग अलग डॉक्यूमेंट दो अलग अलग जगह पे मेंटेन कर रहे हैं, क्या मतलब है? ठीक है, तो इस पे हम लोग आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ये आर्ग्यू बिल्कुल गलत है कि भैया अगर आपके पास स्टोर लेजर है तो आप बिन कार्ड नहीं रखिएगा। ये आर्ग्यू बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। स्टोर लेजर है, स्टोर लेजर का अपना खासियत है, स्टोर लेजर कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं यूज होता है वो हम लोग जानेंगे इसी पॉइंट में, ठीक है। और बिन कार्ड क्यों होता है वो भी हम लोग जानेंगे इसी पॉइंट पे। तो कुछ कुछ ऐसा रीजन है, यानी 4 टोटल ऐसा रीजन हम लोग को देखने को मिलेगा जहां पे हम लोग ये बताएंगे कि इसी 4 रीजन की वजह से स्टोर लेजर भी रखना जरूरी है और बिन कार्ड भी रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे स्टोर लेजर हम रख रहे हैं वैसे बिन कार्ड भी हमको मेंटेन करने का दरकार है इस 4 रीजन से, ठीक है। तो कौन कौन सा 4 रीजन है? देयर आर मेनली 4 रीजन्स। हम नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, देयर आर मेनली 4 रीजन, तुम लोग थोड़ा बना के लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे नोट्स जो हम देंगे उसमें लिखा हुआ है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, तुम लोग सिर्फ नोट डाउन करने के लिए रख, जैसे ये होता है हम इसका थ्योरी वाला पोर्शन का नोट्स भेज देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब रेडी है मेरे पास। अच्छा, तो देयर आर मेनली 4 रीजन, क्या क्या? पॉइंट नंबर ए हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट मैट में लिखा हुआ है, जो हम थ्योरी जो हम अपना वो देंगे, स्टडी मैट देंगे, जो नोट्स देंगे उसमें लिखा हुआ है, तो लिखने का दरकार नहीं, सिर्फ समझ, तो समझने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के पहले पहले जो जो चीज करा चुके हैं उसका हम नोट्स अभी इसी क्लास के बाद हम इसमें लिंक में अपलोड कर देंगे, तुम लोग जाके वहां डाउनलोड कर लेना, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा हम व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका स्नैपशॉट खींच के या उसको स्कैन करके हम भेज देंगे, तुम लोग सबको अपने पास रख लेना, उसको उसी से पढ़ना, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बता, बिन कार्ड कहाँ मेंटेन होता है? स्टोर डिपार्टमेंट में। भैया स्टोर लेजर कहाँ मेंटेन होता है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में। यानी भैया स्टोर लेजर तो कॉस्ट ऑफिस में रखा रहता है, बिन कार्ड तो स्टोर डिपार्टमेंट में रखा रहता है। तो अगर कल के दिन हमको कोई चीज रिकॉन्साइल करना हुआ या कोई चीज का डिफरेंस पता चला कि हाँ इसके बीच में डिफरेंस है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एक तरह से एक दूसरे को क्रॉस चेक करने में मदद करेगा, ठीक है। क्रॉस चेक करने में मदद करेगा एक दूसरे को ये डॉक्यूमेंट, मतलब हम दोनों से चेक कर सकते हैं कि इसका क्या क्वांटिटी था इसका क्या क्वांटिटी था, क्लोजिंग बैलेंस दोनों का अगर मैच कर रहा है तो दोनों ही सही है, अगर एक में भी मैच नहीं कर रहा है तो कहीं गड़बड़ है। तो इसीलिए अगर सिर्फ स्टोर लेजर रहता तो जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट दिखाता, ठीक है, वही बिन कार्ड को दिखाना पड़ता, या जो बिन कार्ड दिखाता वही कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीटिंग का चांसेस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीटिंग के चांसेस आ जाते हैं कि कोई भी चीटिंग कर सकता है। हम स्टोर लेजर में दिखा दिए, अब आपको वही सही मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी स्टोर लेजर उसके पास भी स्टोर लेजर है, तो जो दिखाइएगा हम वही दिखाएगा वो, ठीक है। क्योंकि स्टोर लेजर अगर एक ही डॉक्यूमेंट है तो एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों अलग अलग चीज कैसे दिख सकता है आपको? जब हम बोल रहे हैं कि इतना ही क्वांटिटी है तो आपको भी वही क्वांटिटी दिखाना ही पड़ेगा, भले वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाए या स्टोर डिपार्टमेंट बनाए। लेकिन अगर बिन कार्ड स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहता है, वो अलग से मेंटेन करता है, और स्टोर लेजर अलग से मेंटेन हो रखा है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, तो जब भी कोई डिफरेंस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को क्रॉस चेक करने में हम एक दो डॉक्यूमेंट्स आपस में मदद हो जाता है, मतलब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा एक एडवांटेज हो जाता है, यहाँ पे चीटिंग का चांसेस कम होता है, क्योंकि अगर स्टोर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वाला चीटिंग नहीं कर रहा है तो वो सही बनाएगा, और अगर सही बनाएगा और अगर बिन कार्ड में डिफरेंस हुआ तो भैया गड़बड़ पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर स्टोर डिपार्टमेंट चीटिंग नहीं किया, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चीटिंग कर लिया, तो बिन कार्ड जो सही बना है वो एक दूसरे से चेकिंग करने में पकड़ा जाएगा कि डिफरेंस आया है, और डिफरेंस कहाँ आया है, फिर वो ऑडिट होगा, ऑडिट के बाद वो पूरा पकड़ा जाएगा कि कौन चीटिंग कर रहा है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट चीटिंग कर रहा है या स्टोर डिपार्टमेंट चीटिंग कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 1,
इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट एक्ट एज अ क्रॉस चेक। इट मतलब बोथ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इट मतलब ये भी और ये भी। इट एक्ट एज अ क्रॉस चेक ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये लोग क्रॉस चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी समझते हैं। बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर, ठीक है। बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि स्टोर कीपर के हाथ में, जिम्मेदारी में बहुत सारा स्टॉक रहता है, ठीक है। स्टोर कीपर बहुत सारा स्टॉक का जिम्मेदारी लिया रहता है। तो भैया जब इतना बड़ा उसको जिम्मेदारी दिए हैं स्टॉक रखने का, तो भैया स्टॉक रखने का जिम्मेदारी देने के बाद क्या उसके ऊपर कुछ नजर नहीं रखेंगे? क्या हम कुछ रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कि स्टोर कीपर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? बिल्कुल रखेंगे। इसीलिए स्टोर कीपर को एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसका नाम है क्या? बिन कार्ड। इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्टोर कीपर तो स्टोर लेजर मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्टिंग जो स्टोर लेजर है उससे हट के जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो हम क्या करते हैं? स्टोर लेजर यानी स्टोर कीपर, सॉरी स्टोर लेजर बोल रहे हैं, स्टोर कीपर के हाथ में एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा ताकि हम पता कर सके कि उसके अंदर कितना, उसके अंदर मतलब उसके जिम्मेदारी के अंदर कितना स्टॉक आ रहा है, कितना स्टॉक नहीं आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारा हिसाब किताब उसके एक निगरानी में रहना चाहिए। तो वो निगरानी कैसे करेगा? एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करके जिसका नाम है बिन कार्ड। आया? आई होप क्लियर हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी ये बोलता है कि स्टोर लेजर होने के बावजूद भी एक बिन कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोर कीपर के हाथ में काफ़ी सारा स्टॉक होता है जो उसके निगरानी में रहना चाहिए। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो वो सारा रिकॉर्ड बिन कार्ड पे मेंटेन हुआ रहता है, ठीक है। कितना आ रहा है तो कितना वो इशू कर रहा है, ठीक है, कितना बैलेंस वो बचा मतलब कार्ड में अपडेट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़ स्टोर कीपर करेगा। तीसरा नंबर पॉइंट नंबर सी, जैसे जैसे हम डिफरेंस में बताए थे कि तुम लोग स्टोर लेजर में या तो तुरंत तुरंत पोस्टिंग कर सकता है ट्रांजैक्शन का, या तो वेट कर सकता है कि एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो भैया कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वेट करेंगे। शाम को जब सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा तब उस डेट में सारा ट्रांजैक्शन का एक ही बार में एंट्री हम लोग मार देते हैं। स्टोर लेजर में ये कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत भी कर सकते हैं, वेट भी करके भी एक साथ समरी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये बताए थे कि बिन कार्ड में हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है, ठीक है। बिन कार्ड में क्या करना पड़ता है? बिन कार्ड में हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। मतलब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ आप बिन कार्ड अपडेट करिए। लेकिन स्टोर लेजर में हम कर भी सकते हैं मे और मे नॉट, तुरंत भी नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं, ठीक है। हम समरी बना के कर लेंगे, वेट कर लेंगे, सारा चीज हो जाने दो फिर कर लेंगे, ठीक है, स्टोर लेजर में। तो यहाँ पे बिन कार्ड का एक बहुत बड़ा महत्व आ जाता है। क्यों? क्योंकि बिन कार्ड इज अप टू डेट, क्योंकि बिन कार्ड हमेशा अप टू डेट रहता है, इज ऑलवेज अप टू डेट। ठीक है। लेकिन स्टोर लेजर में हम लोग पीरियडिकली कर सकते हैं, 2-3 दिन वेट करके कर सकते हैं। एक हफ्ता का एक ही बार में मारेंगे, 15 दिन के एक ही बार में मारेंगे, एक दिन का पूरा एक ही बार में मारेंगे, ठीक है। जैसे जैसे तुम पीरियड बना दिया, तुम पीरियड 24 घंटा का बना दिया तो एक दिन में जितना ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद मारेंगे। एक हफ्ते का पीरियड बना दिया तो एक हफ्ते में जितना ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद ही हम सारा एंट्री मारेंगे। लेकिन बिन कार्ड को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी भी कोई अगर स्टोर लेजर में मिस्टेक हो जाता है, बाई चांस कोई एक छोटा सा एरर हो जाता है लिखने में, या कोई एक गलती से एंट्री छूट जाता है, तो अगर बिन कार्ड हमेशा अप टू डेट रहेगा
तो बिन कार्ड स्टोर लेजर को मदद करेगा सही करवाने में। तो इसीलिए कम से कम मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो हमेशा अप टू डेट हो और उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे बिन कार्ड का महत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए बिन कार्ड को रखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बिना फालतू का बिन कार्ड जब स्टोर ले जा रहे तो बिन कार्ड को फेंक दो, नहीं, बिन कार्ड का भी अपना एक महत्व है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, बताए थे तुम्हारा उसमें डिफरेंस में कि जब अपने ऑडिटर लोग ऑडिट करने जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग स्टोर लेजर देख के थोड़ी ऑडिट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑडिट करके उसको किससे मिलाते हैं, बिन कार्ड से मिलाते हैं, क्योंकि स्टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के पास रहता है। हम लोग स्टोर लेजर में क्यों जाएंगे, हम लोग जो भी चीज करेंगे, जो भी स्टॉक को वेरीफाई करेंगे फिजिकली, ठीक है, तो हम लोग उसका फिजिकली वेरीफाई करके उसको किसके साथ मैचअप करेंगे, उसको मैच करेंगे किसके साथ, बिन कार्ड में जो आइटम है या बिन कार्ड में जो क्वांटिटी है उसके साथ मैच करेंगे। तो इसीलिए बिन कार्ड का यहां भी एक महत्व बढ़ जाता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कैन बी वेरीफाइड विथ द बैलेंस ऑफ स्टॉक। मतलब जो बैलेंस बचा हुआ है वो तो ऑब्वियसली बिन कार्ड में दिखाएगा कि कितना रिसीप्ट हुआ, इशू हुआ और बैलेंस बचा। तो वही बैलेंस को हम किसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, बिन कार्ड के बैलेंस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कैन बी वेरीफाइड विद द बैलेंस ऑफ स्टॉक शोन इन बिन कार्ड। बिन कार्ड में जो दिखा रहा है उसके साथ हम वेरीफाई उसको कर लेंगे। ठीक है, बिन कार्ड में जो दिखा रहा है उसके साथ हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट की वजह से बिन कार्ड भी रहना जरूरी है। क्या क्या एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले बिन कार्ड और स्टोर लेजर एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकता है। इसमें कुछ गड़बड़ निकला तो वो हेल्प कर सकेगा, उसमें कुछ गड़बड़ निकलेगा तो ये हेल्प कर सकेगा। क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है, ताकि पता चले कि दोनों जगह सही सही मेंटेन्ड है। दूसरा, क्योंकि स्टोर कीपर के नीचे काफी सारा स्टॉक मेंटेन्ड रहता है, ठीक है, तो उसके पास भी एक रिकॉर्ड होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान ले तुम्हारे पास काफी सारा पैसा है, तुमको मम्मी दे दी, जा सामान लेके आ। ठीक है, तो मम्मी भी अपना एक लिस्ट रखी है सामान का, तुम भी अपना एक लिस्ट रखा है सामान का। ठीक है, क्यों, मान ले बहुत सारा सामान है, कल के दिन ऐसा कोई सामान मान ले मम्मी भूल जाती है, तो मम्मी के पास एक लिस्ट रहने से क्या होगा कि मम्मी हमेशा ये करेगी कि हाँ उसमें कौन कौन सा आइटम और छूट गया या कौन कौन सा ऐड करना है या कौन कौन सा हटाना है, वो मम्मी अपने टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहेगी। ठीक है, और तुमको एक दे दी कि तुम जा ये सब सामान लेके आ। ठीक है, तो दोनों के पास अगर एक रिकॉर्ड रहता है, एक एक ठो रिकॉर्ड रहता है, तो क्या होता है, इससे सुविधा होता है कि हाँ कौन सा सामान लाना है, कौन सा सामान नहीं ले आना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो उसी तरीके से स्टोर कीपर के पास जब इतना सारा स्टॉक होता है तो उसके पास भी तो एक रिकॉर्ड होना जरूरी है, ताकि कल के दिन कोई दूसरा रीजन ये नहीं बोल सकते अरे इसका स्टॉक तुम कहाँ से गायब कर दिया, तुम गायब कर दिया, उस तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। ठीक है, कोई उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, तो बोला सर आप गलत इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि हम बिन कार्ड मेंटेन कर रहे थे और बिन कार्ड में जितना आया, जितना गया, कितना बैलेंस बचा है, आप अपने आंख से आराम से देख लीजिए, आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसलिए उसको एक बिन कार्ड एक रिकॉर्ड के तौर पे दे दिया जाता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके। तीसरा नंबर, बिन कार्ड हमेशा अप टू डेट होता है, स्टोर लेजर हमेशा अप टू डेट नहीं होता, क्योंकि उसमें पीरियडिकली भी हम लोग कोई भी चीज पोस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम एक डॉक्यूमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसको अप टू डेट होना जरूरी है, नहीं तो दोनों में गड़बड़ निकल सकता है। अगर बिन कार्ड को भी कैजुअली ले ले कि हाँ चलो इतना सारा ट्रांजेक्शन हो गया, तुम आराम से पोस्ट करते रहना, पता चला कोई इसमें के जो गुड्स रिसीव नोट है वो खो गया, अब कहाँ से एंट्री मारेगा, उसको उतना याद भी नहीं था कि कौन कौन सा गुड्स आया, कहाँ से आया, ठीक है, कितना आया। मान लो उसमें से कोई उठा के लेके चला गया और पता चला कि जितना बचा है उसको लगा कि उतना ही आया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, लास्ट, बिन कार्ड का क्वांटिटी के साथ अपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं ऑडिट पे, वो हम लोग
बिन कार्ड में जो लिखा रहता है बैलेंस उसके साथ ही वेरीफाई करते हैं। स्टोर लेजर में हम लोग नहीं खोलते, जो बिन कार्ड में लिखा है उसी को देख के, मतलब खुद से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। करने के बाद उसमें बिन कार्ड उठाते हैं, देखते हैं क्या वही क्वांटिटी उसमें लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो टिक मार्क करके वहां पे साइन कर देते हैं कि ये एकदम क्वांटिटी जो लिखा है एकदम सही है। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, एक नोट कर लेंगे कि इसका हम लोग गिने हैं इतना क्वांटिटी, लेकिन बिन कार्ड में दिखा रहा है इतना क्वांटिटी, ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, आप एक बार चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये 4 रीजन की वजह से बिन कार्ड भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आई होप समझ में आया। हम काफी कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि कहीं भी तुम लोग को कोई क्वेश्चन ना रह जाए, इसीलिए हम कुछ ज्यादा ही 3-4 लाइन एक्स्ट्रा हम ऐड करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना रहे, इसके एक्स्ट्रा में कुछ नहीं है। ठीक है, जब पॉइंट नंबर 6-7 खत्म हुआ, अब चलते हैं सम्स में। चलो अब सम्स में चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 खत्म हो गया है, 8-9 होल्ड पे, और 10 नंबर अभी हम लोग आ रहे हैं किसमें, मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, जिसका तुम लोग सबको इंतजार था कि भैया सम कब स्टार्ट करिएगा। काफी जन एक्साइटेड था कि भैया सम बताइए, सम। डेमो क्लास में तो सम इजी लग रहा था, क्या वैसे ही ये सम इजी है एक्चुअल में? डेमो क्लास में तो आप बता दिए सम तो एकदम इजी लगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में फाइनली अपना हाथ साफ करेंगे। चलो बहती गंगा में हाथ धोएंगे अब। ठीक है, चलो श्री गणेश कर लो और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हेडिंग नंबर ए। इस जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं उसी हिसाब से तुम लोग भी लिखो, ताकि सारा चीज एकदम तुम लोग के पास जो नोट्स बना रहेगा, एकदम सारा चीज क्या होगा, एकदम अच्छे वे में लिखा रहेगा। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि भैया ये कौन सा पॉइंट का सब पॉइंट था, या ये कौन सा पार्ट का सब पार्ट था। पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड यानी फीफो। इसके बारे में अगर हम लोग बेसिक बताएं तो क्या बोलता है, मेटेरियल्स विच आर received first are issued first। जो मटेरियल सबसे पहले आएगा वही मटेरियल सबसे पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये डेमो क्लास में ही बता दिए थे, तो ज्यादा हम नहीं बता रहे हैं ताकि तुम लोग पहले से ही एक्सपर्ट है। ठीक है, तो जो मटेरियल सबसे पहले आएगा वही मटेरियल सबसे पहले जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो या लीफो हो या सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें हर एक कैटेगरी वाइज अपने बांट लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज इसको बांट लेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड क्या था, फीफो मेथड था, तो इसको कैटेगरी बना लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा सम्स आएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह का सम्स आएगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कैटेगरी बना लेंगे, फिर उसके ऊपर सम्स बनाएंगे। तो ए का पॉइंट नंबर 1 यानी रोमन 1, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फीफो। सिंपल फीफो मतलब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं, कोई रिटर्न नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम सिंपल रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आया गया और बैलेंस बचा, बस यही। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल फीफो। इसको हम लोग बॉक्स कर देंगे ताकि हमको याद रहे कि यही सबसे पहला कैटेगरी ऑफ सम्स था, सिंपल फीफो। तो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे सम्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान ले तुमको बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to receipt। सब कोई अपना अपना पेंसिल और स्केल हाथ में रखे। सबसे पहले पेंसिल और स्केल हाथ में रखे, क्योंकि अब थोड़ा मेहनत करना है। लाइन टानने में बहुत मेहनत लगने वाला है। अकाउंट्स में तो सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट खींच देते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारा लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग पेंसिल स्केल रेडी कर ले, तब तक हम एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल ऑफ, कोई एक नाम ले दे, एक्स लिमिटेड, ठीक है। मटेरियल्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर a store's ledger under FIFO मेथड। अंडर कौन सा मेथड? FIFO मेथड, ठीक है। अच्छा, 2020 मार्च 1, ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट @ 5 रुपया करके। मार्च 4 परचेज्ड 250 यूनिट @ 6 रुपया करके खरीदा 250 यूनिट। मार्च 7 इशूड 200 यूनिट। मार्च 9 परचेज्ड 150 यूनिट @ 7। मार्च 12 इशूड 200 यूनिट। ये इंफॉर्मेशन तुमको ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीव्ड, मतलब कितना परचेज किए और कितना इशू किए, ऑफ मटेरियल्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक स्टोर लेजर बनाओ अंडर लीफो मेथड। अंडर लीफो मेथड 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक था 5 रुपया करके 100 यूनिट। 4 तारीख को परचेज किए 250 यूनिट 6 रुपया करके। 7 तारीख को इशू कर दिए 200 यूनिट, ठीक है। भैया कितना करके इशू किए वो तो हमको सम करते हुए पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो कोई यूनिट का प्राइस तो दिया नहीं रहेगा, वो तो अपने मेथड के ऊपर, जो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इशू करेंगे, ठीक है। मार्च 9 परचेज्ड 150 यूनिट 7 रुपया करके। मार्च 12 इशूड 200 यूनिट, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और अपने लाइन वगैरह अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉपर फॉर्मेट। तुम लोग सबसे बेस्ट का क्या कर सकता है, कॉपी को ऐसे कर सकता है, ठीक है। कॉपी को ऐसे कर सकता है, मतलब हॉराइजॉन्टल कर सकता है। हम लोग ऐसे वर्टिकल में लिखते हैं, तुम लोग ऐसे टेढ़ा कर सकता है, ठीक है, साइडवेज, ताकि तुम लोग को ज्यादा जगह मिले, क्योंकि जगह लगने वाला है, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा कैमरा फिर वहां पे उतना दूर नहीं जाएगा। हम ऐसे करेंगे, छोटा में समझाएंगे, तुम लोग आराम से बड़ा बड़ा करके ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पेज को पलटते हैं और उस तरह से करते हैं। मेरा वहां पे उतना नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। या फिर देखते हैं, 1 मिनट रुक जा।
ठीक है, देखते हैं जितना कितना आता है। ठीक है, जितना आता है उसमें हम कोशिश करते हैं इतना करने का। ठीक है, चल। ध्यान से सुन, फॉर्मेट किस तरह से होगा। सबसे पहले ऊपर में अपने लिखेंगे कंपनी का नाम। क्या लिखेंगे? कंपनी का नाम, एक्स लिमिटेड। ठीक है, उसके ठीक नीचे अपने को क्या बनाने बोला गया है? भैया स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाने बोला गया है। वेरी गुड। कंपनी के नीचे जो बनाने बोला गया है उसका नाम, जैसे तुम लोग अकाउंट्स में करता है इन द बुक्स ऑफ दिस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ठीक है, तो वैसे ही इन द बुक्स नहीं लिखते हैं, सिर्फ कंपनी का नाम लिखते हैं, एक्स लिमिटेड। स्टोर्स लेजर बनाने बोला गया है, स्टोर्स लेजर अकाउंट। अब उसके नीचे ब्रैकेट में किस मेथड में हम लोग को स्टोर्स लेजर बनाने बोला गया है? फीफो मेथड। तो हम लोग यहां लिखेंगे अंडर फीफो मेथड। क्लियर? ये स्टार्टिंग में सबसे पहले 3। अब थोड़ा सा नीचे होके लेफ्ट हैंड साइड में अपने चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे होके लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे और यहां पे 4 आइटम आएगा। सबसे पहला आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? मटेरियल का क्या डिस्क्रिप्शन है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली कोई भी मटेरियल का डिस्क्रिप्शन अगर दिया रहता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा रहेगा कोड नंबर ब्लैंक। उसके बाद लिखा रहेगा यूनिट बिन नंबर, कौन से बिन में ये मटेरियल गया है। ठीक है, या कौन सा मिल में मटेरियल रखा हुआ है। उसके बाद आएगा यूनिट या लोकेशन, उसका कौन सा यूनिट या लोकेशन में ये रखा हुआ है। जैसे मान ले बहुत सारा वेयर हाउस होगा तो कौन सा लोकेशन में रखा है। ठीक है, ओके, तो ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट में से आप लोग पहला 2 लिख सकते हैं। ठीक है, पहला 2 को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आइटम तुमको याद नहीं हो रहा है, चारों लिख सकता है या फिर पहला 2 लिख के ये 2 को जाने दे सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान ले किसी सम में बिन नंबर भी दे दिया कि हाँ इसी बिन नंबर में रखा हुआ था, वैसे देता नहीं है, मतलब 1% से भी कम चांसेस होता है कि देता है। ठीक है, वो सम में देगा लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा कुछ देता नहीं है। ठीक है, तो बिन नंबर को हम लोग छोड़ सकते हैं, यूनिट और लोकेशन को छोड़ सकते हैं, पहला 2 लिख सकते हैं। अगर नहीं भी दिया है तो पहला 2 लिख के हम लोग उस जगह को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? एकदम आसान। अच्छा, अब एक बार राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, इसके राइट हैंड साइड पे भी कुछ लिखना है। क्या लिखना है भैया? हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब हम डिफरेंस पढ़ा रहे थे स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड में, तो हम लोग क्या लिखते हैं? बताए थे ये कि भैया स्टोर लेजर में कौन कौन सा लेवल कभी कभी मैनेजर लोग स्टोर लेजर में ही मार्क कर देता है, बिन कार्ड में मार्क नहीं करते, स्टोर लेजर में वो लोग मार्क कर देता है। जैसे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। आई होप तुम लोग को याद आ रहा होगा, अगर नहीं याद है तो वापस से एक बार वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, डिफरेंस वाला। तो हम ये बता रहे थे कि स्टोर लेजर में ही मैनेजर लोग जो होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में, जो भी कॉस्टिंग वगैरह डिपार्टमेंट से जो मेंटेन करता है स्टोर लेजर, वो लोग क्या करता है अपने सुविधा के लिए या फिर एक अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए वो लोग स्टोर लेजर में ही बहुत सारे लेवल वो लोग मार्क करके रखता है। तो वही 4 ठो लेवल वो आने वाला है यहाँ पे। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसको भी ब्लैंक छोड़ते जाएंगे क्योंकि सम में कभी मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ये देगा नहीं तुम लोग को। रीऑर्डर लेवल, कब हमको रीऑर्डर करना है, और एक हमको रीऑर्डर क्वांटिटी भी यहाँ पे हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि जब हम रीऑर्डर करेंगे तो कितना क्वांटिटी को वापस से रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ये चारों आइटम में से चारों आइटम तुम लोग को लिखना है, और इस 4 आइटम में से 2 आइटम लिख सकता है, 2 आइटम छोड़ सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर चारों आइटम याद हो जा रहा है तो वेरी गुड, नहीं याद हो पा रहा तो पहला 2 आइटम लिख के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये 4 आइटम तुम लोग को लिखना है। ठीक है,
ये तो था हेडिंग वाला पोर्शन। अब आते हैं मेन लाइन वाला पोर्शन पे, भैया कैसे लाइन खींचना है। ठीक है, आते हैं। तुम लोग स्केल पेंसिल से लाइन खींचना, हम नॉर्मल अपने ऐसे खींचने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले डेट, थोड़ा फाका फाका करना, ठीक है, ताकि एकदम साफ सुथरा दिखे डेट। अच्छा, थोड़ा सा बीच में आना और इसको लिखना रिसीप्ट, इसको अंडरलाइन करना और इसको ऐसे कर लेना। फिर थोड़ा बीच में आना, इसको यहाँ पे लिखना इशू, इसको लंबा सा लाइन टानना, इसके अंदर गैप रखना। ठीक है, तुम लोग अभी मत बना मेरे साथ साथ, पहले देख ले किस तरह का फॉर्मेटिंग हो रहा है, उसके बाद बनाना चालू करना समझ के। ठीक है, ऐसे बनाए कि बहुत सारा मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे अपने बैलेंस, क्योंकि जब रिसिप्ट होगा, इश्यू होगा तो बैलेंस भी बचेगा, तो बैलेंस का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। और लास्ट में एक आएगा कॉलम रिमार्क्स का। ये छोटा भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मतलब एकदम भी छोटा नहीं, हल्का सा गैप देखिए, बस इतना भी रखेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हुआ मेन हेडिंग। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ये हुआ मेन हेडिंग। डेट को भी इस बॉक्स के अंदर ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार देख ले यहाँ से, डेट, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस और रिमार्क्स, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब आशुतोष का चाय रखा हुआ था, आशुतोष का गर्मा गर्म चाय रखा हुआ था, वो उसको कोई चाय ला के दिया कि आशुतोष पी लेना। ठीक है, क्लासरूम में आशुतोष बैठा हुआ है, आशुतोष को चाय ला के दिया, आशुतोष ले तेरे लिए चाय आया है। ठीक है, जैसे चाय पीने वाला ही था, वो गया थोड़ा बाहर में मुंह हाथ धो के आने के लिए, तब तक वो चाय पिएगा, तब तक हम आके एंटर कर दिए क्लास में। ठीक है, और गरम गरम चाय देख के हम क्या किए, चाय को पी लिए। ठीक है, हम चाय को क्या किए, पी लिए। आशुतोष आया, बोलता है मेरा चाय कहाँ गया, तो तुम लोग बोली कि भैया पी गए। तो वो मेरे से सवाल करने लगा, भैया आप मेरा चाय क्यों पिए, भैया आप मेरा चाय क्यों पिए, आप मेरा चाय क्यों पी लिए, क्यों पिए, मतलब क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, इसका कॉलम 3 ठो ऐसे आया समझ। एक और आइटम यहाँ पे आता है, वो किसी और समय बताएंगे। ठीक है, वहां पे एक जीआरएन नंबर आता है। ठीक है, कौन सा नंबर आएगा, जीआरएन। क्यों आएगा जीआरएन, क्योंकि बताए थे कि रिसिप्ट कॉलम में कौन एंट्री मारेगा, रिसिप्ट एक कॉलम में, बिन कार्ड के रिसिप्ट कॉलम में, ये तो स्टोर लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाएगा ना, लेकिन जब रिसिप्ट कॉलम में कोई भी गुड्स रिसीव होता है तो कौन एंट्री मारता है, स्टोर कीपर एंट्री मारता है। किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्टोर कीपर एंट्री मारता है, हम बताए थे जब हम डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्टोर कीपर रिसिप्ट में एंट्री मारेगा कि गुड्स रिसीव हुआ, गुड्स रिसीव्ड नोट के बेसिस पे। तो इसलिए जीआरएन नंबर यहां पे आने वाला है। ठीक है, ये अभी नहीं आएगा, अभी एक नॉर्मल सा सम करते, ज्यादा खिचपिच वगैरह नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली कोई भी सम में जीआरएन नंबर दिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपने जीआरएन नंबर पे जल्दी नहीं जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल नॉर्मल समझते, पहले सम को समझ लेते हैं। ठीक है, इशू कॉलम में कौन सा जाएगा, SRN, क्योंकि जब इशू करता है स्टोर कीपर तो वहां पे कौन सा नोट के बेसिस पे इशू करेगा, स्टोर्स रिक्विजिशन नोट, तो इसीलिए इशू कॉलम में एक SRN नंबर भी आएगा, बाकी और कहीं कुछ नहीं आएगा। तो रिसिप्ट कॉलम में एक GRN नंबर आएगा और इशू कॉलम में एक SRN नंबर आएगा, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या, ये जो क्यों पिए वाला सवाल है ये सब में ही आएगा, क्यों पिए, भैया आप मेरा चाय क्यों पिए, बताइए हमको क्यों पिए। क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस को तुम लोग रेट भी लिख सकता है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यों रे, क्यों रे आशुतोष, हम तुम्हारा चाय नहीं पी सकते क्या, क्यों रे, सवाल मेरे से काहे कर रहा है, क्यों रे। ठीक है, तो क्यों रे, रेट भी लिख सकता है, या हम लोग चाय वाला रखते हैं क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्यों पिए, तुम लोग कोई भी लिख सकता है। ठीक है, क्यों रे भी ठीक है, क्यों पिए भी ठीक है। हम लोग क्यों पिए लिखते हैं, तुम लोग के बुक में क्यों रे दिया होगा, मतलब क्वांटिटी रेट अमाउंट दिया होगा, तुम लोग को जो पसंद वो पिक कर सकता है तुम लोग। ठीक है, रिमार्क्स में कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, रिमार्क्स पूरा का पूरा अकेला रहेगा, उसमें हम लोग जगह जगह पे रिमार्क्स लिखते जाएंगे। ठीक है, वैसे रिसिप्ट में क्यों पिए, इशू में भी क्यों पिए, और बैलेंस में भी क्यों पिए, ये तैयार हुआ हम लोग का फॉर्मेट। ठीक है, अब सम्स में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला सम्स में, अच्छा हम इसी पेज में एक्चुअली पीछे में सम लिखे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं पेज को, पेज को थोड़ा अलग कर देते हैं, ताकि हम जब सम करें तो क्वेश्चन भी सामने रहे, ताकि तुम लोग उसमें फिर ध्यान दे सके। ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये हुआ, और मेरे पास सम्स भी आ गया। चल देखिए, देख, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये तो पढ़ लिए थे। सबसे पहला डेट पे कौन सा एंट्री मारेंगे, मार्च 1 2020, तो चलो आ जाओ, मार्च 1 2020, 1/3/2020 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया मार्च 1 को क्या था, ओपनिंग स्टॉक था, तो क्या ओपनिंग स्टॉक कोई रिसिप्ट होता है या परचेज होता है, नहीं होता, तो भैया क्या करें बताइए, कुछ नहीं, 1 2 3 डैश छोड़ दो। इशू हुआ था, नहीं भैया, 1 2 3 छोड़ दो। क्या हुआ था भैया, ओपनिंग स्टॉक था, मतलब बैलेंस बचा हुआ था पिछले साल का, तो हम लोग बैलेंस वाले कॉलम में एंट्री मारेंगे। ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर रहे हैं ताकि सब चीज़ दिखे समझ में। तो कितना यूनिट था भैया बैलेंस में, मेरे पास भैया 100 था, 5 रुपया करके, तो क्वांटिटी था 100, प्राइस था 5, अमाउंट था कितना 500, अमाउंट मतलब रुपीस में होगा, तो यहाँ पे रुपीस लिख देना तुम लोग। ठीक है, और रिमार्क्स में क्या लिखेंगे कि ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, क्या है, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। एक ट्रांजैक्शन हो गया, इसको अच्छे से सेपरेट दिखाने के लिए स्केल और पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, एकदम बढ़िया से लाइन टान देंगे, ताकि वो चीज़ क्या हो जाए, एकदम सेपरेट हो जाए इस तरह से। ठीक है, रिसीप्ट का कॉलम या डेट का कॉलम से लेके पूरा बैलेंस का कॉलम तक। ओपनिंग स्टॉक वाला में नहीं भी मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में नहीं मारना, गंदा लगेगा थोड़ा सा दिखने में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरे एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। एकदम साफ दिख रहा है कि हाँ 1 तारीख को एक एंट्री हो चुका। इस लाइन को थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि मेरे को दिखे सारा चीज़। ठीक है, अच्छे से आया समझ में, कोई सुविधा असुविधा नहीं था। मार्च 4 क्या किए, परचेज किए, कितना 250 परचेज किए, कितना करके 6 रुपया करके। अच्छा, परचेज मतलब रिसिप्ट होता है। तो सबसे पहले डेट मार लेते हैं, 4 मार्च 2020। ठीक है, रिसिप्ट किए, कितना रिसीव हुआ 250 यूनिट, तो क्वांटिटी में 250, प्राइस में 600, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1500, अमाउंट में 1500। ठीक है भैया, उस दिन कोई इशू हुआ था क्या, कोई इशू नहीं हुआ था, क्योंकि 4 तारीख को सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था, डैश डैश और डैश। ठीक है, अब भैया 1 तारीख को मेरे पास 100 था, 4 तारीख को 250 खरीद लिए, तो टोटल मेरे पास 350 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब हम लोग बैलेंस को अपडेट करेंगे। अब ध्यान से, बैलेंस को कैसे अपडेट करना होता है, ध्यान से, जो मेरे पास पहले से था उसको पहले लिखो 500। ठीक है, और मेरे पास कितना आया 250 आया, कितना रुपया करके 6 करके, पहले वाला था 5 करके, तो दोनों अलग अलग आइटम हो गया,
तो इसीलिए हम लोग उसको अलग अलग करके लिखेंगे, ताकि जो अलग अलग रेट का आइटम होता है उसको हम लोग एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसके नीचे और एक 250 लिखेंगे, 6 रुपया करके, ये हुआ 1500। अब इसका टोटलिंग भी करेंगे, कैसे, इस दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे बीच में लिखेंगे कितना, 350। तुम लोग थोड़ा फाका फाका कॉलम बनाना, ताकि ये पूरा एक बॉक्स के अंदर है। ये मेरा थोड़ा बाहर निकल गया क्योंकि हम नॉर्मल कैजुअली बनाए हैं तुम लोग को सिखाने के लिए, ठीक है। तुम लोग अच्छे से कॉलम बनाना, क्वांटिटी, ठीक है, या कोई छोटा छोटा लिखता हो तो अच्छे से उसमें हटा लेना। 5 और 6 इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइस है, लेकिन अमाउंट को ऐड करेंगे 2000। रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये सिर्फ परचेज था, ठीक है। रिमार्क्स ओपनिंग या क्लोजिंग में ही आता है, या शॉर्टेज या कोई वेस्टेज होता है तो आता है, ऐसे रिमार्क्स कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे पास हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर हम 4 तारीख का जाके बैलेंस देखें तो हम लोग 4 तारीख को बोलेंगे कि भैया मेरे पास टोटल 350 मटेरियल है, 5 वाला भी है, 6 वाला भी है, और टोटल प्राइस उसका 2000 रुपया का है। मतलब मेरे पास 2000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है और टोटल क्वांटिटी 350 है, इस तरीके से, ठीक है। इसको भी हम लोग सेपरेट कर देंगे, इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर दिए, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूरा सेपरेट इसको कर दिए अलग से, ठीक है। आई होप 4 तारीख का एंट्री समझ में आया होगा। एकदम इजी, हम पहले ही बता दिए थे कि बहुत इजी है। जिस तरह से एकदम आराम से हम लोग अगर दुकान होता किस तरह से रोज का रोज एंट्री मारते, एकदम वैसे ही एंट्री है, ठीक है। 7 तारीख को भैया क्या किए, 200 यूनिट इशू कर दिए। तो इसका मतलब रिसिप्ट में तो कोई एंट्री नहीं आएगा, इशू कॉलम में एंट्री आने वाला है। तो सबसे पहले डेट दे देते हैं, 7 मार्च 2020। इशू है तो रिसिप्ट में कोई एंट्री नहीं आएगा, खाली जाएगा। अब इशू में किस तरह एंट्री मारेंगे, फीफो मेथड है। जो मटेरियल सबसे पहले आया है वही मटेरियल सबसे पहले जाएगा। तो अगर हमको टोटल 200 भेजना है तो सबसे पहले हम पिछले वाले डेट में बैलेंस में चलेंगे, यहां देखेंगे, सबसे पिछले वाले डेट के बैलेंस में देखेंगे मेरे पास क्या क्या है। 100 है 5 रुपया करके और 250 है 6 रुपया करके, वेरी गुड। ये 100 वाला पहले आया है इसलिए उसको पहले लिखे हैं, ये 250 वाला बाद में आया है इसीलिए इसको बाद में लिखें, वेरी गुड। मेरे को 200 भेजना है तो सबसे पहले कौन आया था, ये 100 आया था, तो इसको सबसे पहले रवाना करो। 100 5 रुपया करके टोटल 500 का सामान जाएगा। टोटल भेजना है 200, अभी तो हम लोग सिर्फ 100 को रवाना किए, और कितना रवाना करना है, और हमको भेजना है 100। तो और 100 किस में से ले जाएंगे, इस 250 वाले में से ले जाएंगे जिसका रेट क्या था, 6 रुपया करके था। तो यानी यहाँ पे और 100 लिखेंगे, इसका दाम 600 करेंगे, 6 रुपया करके, और इसको भेज देंगे। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे भी टोटलिंग करना होगा। टोटल 200 गया, कितना का सामान गया, 1100 का सामान गया। तो अगर मेरे पास 350 था जिसमें से 200 चला गया तो ऑब्वियसली बचेगा कितना, 150। इस 250 में से, या फिर ऐसे गिन सकता है कि ये 100 तो 100 चला गया, 250 में से और 100 गया तो कितना बचा, 150 बचा, ठीक है। क्वांटिटी से मिला सकता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल से मिला सकता है, या टोटल टोटल क्वांटिटी से मिला सकता है, जैसे भी तुम्हारा इच्छा। आया। अब 2000 का सामान था, 1100 का गया, कितना का बचा, 900 का बचा। और कौन सा आइटम बचा हुआ था, ये सेकंड वाला, तो इसका रेट 6 रुपया करके है। 6 रुपया लाई, 150 बचा हुआ था तो 6 रुपया लिख दिए, बस काम खत्म। इसको सेपरेट कर दो, इतना सामान चला गया, बस। जैसे एकदम सिंपल खाता किताब होता है हम लोग का, जो बड़ा बड़ा बनिया लोग इस्तेमाल करता है। हाँ, इतना आया, इतना गया, इतना बैलेंस बचा, बस यही है, खाता मेंटेन हो रहा है। आया। अब नेक्स्ट डेट पे 9 तारीख को वापस परचेज किए 150 यूनिट 7 रुपया करके, वेरी गुड। 9 मार्च 2020
परचेज किए तो रिसिप्ट में आएगा। कितना परचेज किए भैया, 150 परचेज किए। वो जो सम था तुम लोग कहीं लिख लेगा, फिर सम बनाएगा, ठीक है। 7 रुपये करके परचेज किए, टोटल हो गया 1050 का सामान हम ले आए, ठीक है, ले आए। जब आ गया तो भैया इशू तो हुआ नहीं, इशू में डैश मारो और बैलेंस को अपडेट करो, क्योंकि स्टोर कीपर क्या करेगा, ये फिलहाल हम लोग बना रहे हैं स्टोर लेजर, लेकिन एक एग्जांपल बता रहे हैं कि स्टोर कीपर अगर बिन कार्ड में जब करेगा तो कैसे करेगा, वो तो बैलेंस अपडेट करेगा। तो इसी तरीके से बैलेंस अपडेट किया जाता है, ठीक है। ये स्टोर लेजर में हम लोग बैलेंस अपडेट कर रहे हैं, इसमें वैल्यू भी आता है। तो ऑलरेडी मेरे पास कितना का सामान पड़ा हुआ था, ऑलरेडी मेरे पास 150 सामान पड़ा हुआ था, 6 रुपये करके टोटल 900 का सामान पड़ा हुआ था। ये तो पड़ा था, कितना आ गया आज की डेट में, और 150 घुस गया, तो और 150 ऐड करेंगे। इसको अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि ये अलग रेट का मटेरियल आ गया, पहले तो 6 का था, अब ये 7 का घुस गया, तो इसीलिए इसको वापस से अलग से करके लिखेंगे। 150 इंटू 7, 1050। नेक्स्ट स्टेप्स तुम लोग सबको मालूम है, एकदम इजी। इन दोनों को टोटल कर देंगे, 300, पहले 150 था, वापस 150 आया, तो टोटल मेरे पास फिर से 300 मटेरियल हो गया। 900 का था, 1050 का आया, टोटल मेरे पास 1950 का मटेरियल हो गया। बस खत्म, ये ट्रांजैक्शन भी खत्म हो गया, इसको अलग कर दो, ठीक है। एक आखिरी आइटम बचा हुआ है, मार्च 12 इशूड 200 यूनिट। अब 200 यूनिट वापस से फिर से इशू किया। चलो मार्च 12 का भी एंट्री एक बार मार ही लेते हैं और काम खत्म करते हैं। 12 मार्च 2020 इशू हुआ था तो रिसिप्ट हुआ नहीं, तो इसको डैश मारो। इशू कितना हुआ, 200, क्या 200 लिख दे, नहीं, जो मटेरियल सबसे पहले आया था वही मटेरियल सबसे पहले जाएगा। उसको देखने के लिए वापस से पिछले डेट के यहाँ पे चलेंगे बैलेंस में। तो पिछले डेट के बैलेंस में सबसे पहला मटेरियल कौन आया था, ये 150 वाला आया था, 6 रुपये करके। तो सबसे पहले इसको रवाना करेंगे। कितना रवाना करना है, 200, यहाँ पे कितना है 150, तो सबसे पहले 150 रवाना करो। इसको तो पहले हटाओ, 6 रुपये करके 900, 200 रवाना करना है, 150 हो गया, 50 और करना है, तो 50 कहाँ से लेंगे, जो बाद में आया, ये तो खत्म हो गया, जो बाद में आया उसमें से अब 50 लेंगे। टोटल कितना हो गया, 200, बिल्कुल जितना हमको भेजना था उतना भेजेंगे। लेकिन ये 50 जो लिए ये बाद में से लिए, तो इसका रेट कितना था, 7 था, जिसको 7, 57 जा 350, इसको टोटल कर दो, 1250 का सामान चला गया, ठीक है। अब बैलेंस अपडेट करो, 300 ऐसे कर लो, 300 सामान था, 200 चला गया, तो कितना बचा, 100। या 150 सामान था, ये तो 150 पूरा का पूरा चला गया, इस 150 में से 50 गया, तो कितना बचा, 100। इस तरह से भी कर सकता है तुम लोग, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे ये इससे माइनस करो, 300 माइनस 200 तो 100, ठीक है। लेकिन अगर सुविधा के लिए कौन सा मटेरियल बचा है तो तुम लोग इस हिसाब से जाना, ठीक है। अच्छा, ये 6 वाला तो पूरा चला गया, ये 7 वाला भैया बचा हुआ है अभी भी, तो 100 इंटू 7, 700, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो, 1950 का सामान बचा हुआ था, जिसमें से 1250 का चला गया, तो बचा कितना, 700, और रेट यहाँ पे लिख दो। यही मेरा बचा हुआ है लास्ट में, इसके बाद तो कोई एंट्री नहीं है। इसी को अपने क्या बोल देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोल देंगे इसको, क्लोजिंग स्टॉक। बस सम हमारा खत्म, एकदम इजी। बस यही मेरा पूरा का पूरा सम है। इसी तरीके से पूरा एकदम फॉर्मेट बनेगा और इस तरीके से तुम लोग बना लेगा। आई होप कि तुम लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो गया है कि एक फीफो मेथड का सम किस तरीके से बनता है, ठीक है। आई होप किस तरीके से बनता है तुम लोग को ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे
हम तुम लोग को 2 सम्स देंगे। ठीक है, सिंपल फीफो मेथड में 2 सम देंगे। ठीक है, होमवर्क में एकदम सिंपल रहेगा। एक सम इसके ऊपर अगले दिन हम लोग एक बड़ा सा सम होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो टोटल 3 सम, ये लेके 4 सम। ठीक है, 2 सम हम दे देंगे होमवर्क में, एक हम अगले दिन करेंगे 3, और ये जो एग्जाम्पल करवाए 4। जो टोटल सिंपल फीफो मेथड में 4 तरीके का सम हम लोग कर लेंगे, मतलब 4 सम कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। आया? दोनों होमवर्क हम अभी फोटो खींच के, मतलब उसका स्नैपशॉट खींच के या फिर उसको स्कैन करके भेज दे रहे हैं नोट्स के साथ। अभी तक जितना पढ़ाया गया उसका सारा नोट्स तुमको मिल जाएगा, और 2 सम देंगे जो होमवर्क तुम लोग को करना है, और करके बता देना है कि भैया मेरा हो गया, कितना आंसर आया। जितना आंसर आएगा तुम लोग हमको बता देना, हम बता देंगे कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो आज का क्लास अच्छा खासा हुआ है। पहला टॉपिक भी अच्छा डिस्कशन हुआ है, दूसरा सम में भी अच्छा डिस्कशन हुआ है, एकदम धीरे धीरे चले हैं। कोई भी प्रॉब्लम सम में आराम से बेझिझक फोन करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप में पूछो भैया ये क्वेरी एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो को वापस से देख, पॉज कर दे वीडियो को, धीरे धीरे करके आराम से देख, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग डेमो क्लास में ऑलरेडी इसको अच्छे से समझ चुका है। तो अब कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग डेमो में ही बहुत अच्छा तरीके से समझ चुका है। ठीक है, जहां पे मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वहां पे हम लाइव क्लास करवा देंगे, जैसे पहले कराते थे। ठीक है, लाइव क्लास करा देंगे जहाँ पे पहले हम कराते थे। और लाइव क्लास हो सकता है हम फेसबुक या इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर देंगे, ताकि तुम लोग भी एक साथ पूरा रहेगा, तो तुम लोग हम मेरे साथ चैटिंग कर सकेगा उस समय। ठीक है, कि भैया हाँ एक बार फिर से बताइए कैसे हुआ, तो वहां पे तो हम तुमसे बात करते, जैसे हम लाइव क्लास करवाते थे स्ट्रीम करा के, तो वैसे ही लाइव क्लास कराएंगे, ताकि तुम लोग हम लोग के साथ चैट भी कर सके और अपना क्वेश्चन भी पूछ सके। ठीक है, ऐसे भी हमको लग रहा है कि अच्छा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। उस समय जब हमको लगेगा कि कोई डिफिकल्ट पोर्शन आ रहा है तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, आई होप और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फीफो मेथड के अंदर सिंपल फीफो का हम लोग आज एग्जांपल किए हैं, 2 होमवर्क दे रहे हैं, एक सम हम लोग बैठे बैठे सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, तुम लोग भी अगले दिन जब हम क्लास करवा रहे होंगे, तो जब हम सम को हम लोग देखेंगे तो उस समय तुम लोग सम को स्टार्ट कर देना। ठीक है, और संग संग में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सबको टेक केयर, गुड बाय। आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, जो कि होगा फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट 5 करेंगे, मतलब क्लास नंबर 5 करेंगे, जिसमें और भी फीफो का वेरियस वर्जन लेके हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड ऑफ क्लास 4। ठीक है, बाय एंड बाय। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।